हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग फिजिक्स का आज सेट 5 करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 2 3 4 सब कुछ कर लिया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन इससे आएगा, तो आप जा करके उसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और पूरी तैयारी रखिए, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होना है। सिलेबस आपने देख लिया है। ठीक है, और जो है टर्म 1 में सिर्फ आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक है, 35 नंबर का। ओके, इसका सारा सेट्स हम लोगों ने जो है नवंबर में किया था, याद है? नवंबर दिसंबर में। तो जा कर के टर्म 1 का सारा सेट देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 35 आपको आ जाएगा। टर्म 2 का भी सारा सेट्स कर लीजिए, ये आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इससे भी आपको 35 नंबर बिल्कुल आ सकता है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो 70 नंबर से आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, इसी तरीके से मैथ में आपको 40 + 40 से कोई नहीं रोकेगा। आपको तैयारी करना है, सारा जो मेरा सेट्स है उसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो थोड़ा दिन पढ़ जाइए, लाइफ आपका बन जाएगा। ओके, देखिए वही फॉर्मेट है। आपको 19 क्वेश्चन है, बट 19 आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 13 करना है। ठीक है, और उसमें जो है आपको पहले बताया हुआ है कि जो वेरी शॉर्ट है, तो वेरी शॉर्ट वाले में आपको जो है 5 क्वेश्चन करना है, कोई भी आउट ऑफ 7। ठीक है, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको 5 ही करना है आउट ऑफ 7। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग है उसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5। ठीक है, तो पहले से जानते हैं आप, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है राइट द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू, ठीक है, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। ये सब क्वेश्चन तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या आंसर होता है? आंसर होता है कि जो IRMS है, यानी रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, करंट क्या होता है? तो ये होता है I0/√2, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे I0 हमारा पीक वैल्यू है और ये हमारा RMS है। ठीक है, तो वेयर I0 क्या है? I0 इज पीक वैल्यू। ठीक है, तो आपसे बोल रहा था कि पीक वैल्यू में और RMS वैल्यू में रिलेशन निकालिए, तो यही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस को ऐड करें, किसमें? अल्टरनेटिंग सप्लाई में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए V V0 sin ωt, ये आपने रेजिस्टेंस में अप्लाई किया है, तो क्या होता है? तो हम आप देखेंगे कि जो करंट है ना, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो बिल्कुल क्या होगा? एक ही फेज में होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस वाले में कोई नहीं होता है ना, कैपेसिटेंस वाले में होता है और इंडक्टेंस वाले में होता है। एक में 90 से आके, एक में 90 से पीछे, बट आर वाले में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप क्या लिखेगा? आप लिखेगा जो फेज डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है, फेज डिफरेंस वो क्या होगा? वो आपका 0 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बोलता है हाउ इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपसे पूछा है, तो क्या रिलेशन होता है? तो नंबर 3 का रिलेशन लिखिएगा। ठीक है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी c होता है। ठीक है, इज गिवन, इसको कैसे हम देंगे? तो ये फॉर्मूला होता है c = 1/√μ0 × ε0, यही होता है। ठीक है, पढ़ रखे हैं हम लोग। इसका वैल्यू सोल्व करने से कितना आता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यही आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से वो है ड्रॉ ए स्केच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो फिगर है ना, ये देखिए ऐसा फिगर बनेगा, यानी एक एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस जो है ना, यही आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम लोग वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेव का ऑक्सीलेशन है, ठीक है, वो आपको देखिए यहाँ पे XY प्लेन में नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग जो है जेड एक्सिस में अगर हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेशन, तो ये जो ब्लू कलर वाला है, ठीक है, जो हमको दिख रहा है ब्लू कलर वाला, किस प्लेन में दिख रहा है? ये आपको दिखता होगा XZ प्लेन में। ठीक है, तो ये जो है हमारा
ये मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेशन को दिखला रहा है, ठीक है। तो हम पहले भी आपको बताए थे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस तरीके से जो है ट्रेवल करता है कि वो उसका जो है ऑक्सीलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। और ये पूरा दोनों भी परपेंडिकुलर होता है किसके, वेव ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपागेट कर रहा है, जैसे अभी आप देखिएगा ये एक्स एक्सिस में प्रोपागेट कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, दोनों तरह का जो मूवमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको बोलता है कि राइट कीजिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। क्या होता है, ये होता है कि जो भी एनर्जी है, ठीक है, जो अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होता है, वो मेरा वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एच न्यू जो होता है वो एच न्यू नॉट प्लस, ठीक है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच को कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अभी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये आपका आइंस्टीन का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नंबर 6 जो पूछ रहा है वो बोलता है कि वर्क फंक्शन को डिफाइन कीजिए मेटल का, ठीक है। तो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे लिखिएगा, इट इज़ द मिनिमम, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to induce photo emission, okay, induce photo emission of electron from the metallic surface of electrons from ए मेटल सरफेस, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि होता क्या है, जो आपका वर्क फंक्शन है उसको हम लोग फाई नॉट से डिनोट करते हैं। तो फाई नॉट जो होता है वो क्या होता है, वो सिंपली मेरा एच न्यू नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। जहाँ न्यू नॉट क्या है, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वेयर न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जब जो है किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर कोई एनर्जी मेरा E इक्वल टू एच न्यू इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो क्या, जैसे जो मिनिमम एनर्जी अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं एच न्यू नॉट, ठीक है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलेंगे फाई नॉट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके क्या होगा, सरफेस पे के ऊपर आ जाएगा, जस्ट, ठीक है। अभी इसमें वेलोसिटी नहीं होगा, जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी वो जस्ट इंड्यूस होता है। तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस, ठीक है। तो इतना लिख दीजिएगा, यही आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले भी रिपीट किया था, तो रिपीट कर रहा है, तो याद रखिए कि ये इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। देखिए दो, जैसे मान लीजिए सोर्स हो जाए, ठीक है, जो एक ही सोर्स से निकला हो और वो सेम फेज में ट्रेवल करे विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होता है, कोहेरेंट होता है, ठीक है। तो इसका देखिए डेफिनेशन ऐसे लिखिएगा। तो देखिए पहले भी हम लोग इसको डेफिनेशन को आपको बताए थे, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज का, कि टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड स्टार्ट विथ सेम फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी या तो सेम फेज से स्टार्ट होता हो दोनों, या तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, यानी कोई सिंगल सोर्स है एस, ठीक है, यहाँ से जो है लाइट प्रोपागेट कर रहा है आपका। अब ये हम लोग क्या करते हैं, किसी जो है हम लोग इसको सामने में कोई एक ऑब्स्टेकल रख करके इसको हम लोग दो स्लिट से गुजारते हैं, है ना। सपोज कीजिए ये स्लिट आपका S1 है, ये आपका क्या है, S2 है, ठीक है। अब ये S1 और S2 से निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो सोर्स है ये आपका कोहेरेंट कहलाएगा कब, अगर दोनों का क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है,
ठीक है, और दोनों का या तो स्टार्टिंग जो है फेज सेम है या आगे चल करके जो फेज डिफरेंस है वो सेम होता है। तो इस केस में ये जो दोनों सोर्स है, जो दोनों स्लिट है आपका S1 और S2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए सेक्शन ए आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है अपने पसंद से, कोई भी 5 कीजिएगा आउट ऑफ 7, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उसी को करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, बोलता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि डायग्राम बताइए जिससे आप और गेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए कि हम लोगों ने सेट 4 में पढ़ा था, ठीक है, कि जो नैंड होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इससे आप कोई भी गेट पता कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। नैंड, एक नैंड से, 2 नैंड से, 3 नैंड से, जैसे जैसे आप नैंड गेट का यूज़ करेंगे आपको डिफरेंट गेट मिलता चला जाएगा। तो उसी में हम लोग और भी पढ़े थे कि और को कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का सिंपली डायग्राम बनाना है आपको 3 नैंड गेट को यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, यूजिंग 3 नैंड गेट्स, है ना, 3 नैंड गेट को यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और गेट मिलेगा। ठीक है, गेट्स, है ना, वी कैन फाइंड क्या, और गेट एज फॉलोइंग कम्बिनेशन। ठीक है, इसको कैसे बैठाना है, तो इसको सेट कैसे करना है, तो देखिए ये डायग्राम है। जैसे आप एक जो है नैंड ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, फिर एक नैंड इसके पैरेलल में ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये 2 नैंड ले लिए हम लोग, अभी दोनों नैंड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, और इसके आउटपुट से और इसके आउटपुट से मिला करके हम लोग फिर एक और नैंड गेट बनाएंगे। ठीक है ना, इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो आपको फाइनली आउटपुट देगा, ठीक है, ये अब मान लीजिए ये मेरा जो है सिंगल इनपुट ए से बना हुआ है, ये सिंगल आउटपुट बी से बना हुआ है। तो चूंकि ये नैंड है तो जो इसका आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए और बी के कॉम्प्लीमेंट को अगर हम इन करते हैं, ठीक है ना, यानी दोनों अगर इनपुट बनता है तो जो आउटपुट हमको मिलता है वो क्या मिलता है, तो वो हमको सिंपली मिलता है a प्लस बी। ये हम लोग करके देखे हुए हैं। ठीक है ना, ओके, आपको बताया थे कि ये फिर क्या हो जाएगा, चूँकि नैंड है ने, यानी a इंटू बी होगा, पहले एंड लगेगा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर इसको आप टर्न करेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो c इक्वल टू ये आ जाता है, जो कि आपका क्या है, और गेट का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ठीक है, एंड राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ एनी 2 वेव, है ना, कोई भी 2 वेव का 2 एप्लीकेशन लिखना है और वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में आपको जो है 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर हम लोग जो जा रहे हैं ना, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो वेवलेंथ है वो बढ़ता चला जाता है। यानी आप देखिएगा कि जैसे गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है और रेडियो वेव है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे एरो लगा दीजिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा एरो, और क्या लिखिएगा, और लिख दीजिएगा बगल में इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, वो आपका बढ़ता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो ऐसे आप एरो लगा दीजिएगा। ठीक है ना, मतलब ये सबसे जो है आपका लोवेस्ट वेवलेंथ होता है इसका क्या होता है, इसका आपका लोवेस्ट वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ वाला है ये, और ये जो है आपका ऊपर वाला ये आपका हाईएस्ट वेवलेंथ का है, हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको एनर्जी पूछता है तो एनर्जी इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो एनर्जी का डायग्राम मिल जाएगा, एनर्जी का सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव का होता है और सबसे ज़्यादा गामा रे का होता है। ठीक है, अब आपको 2 एप्लीकेशन पूछा था, तो 2 एप्लीकेशन हम लोग कोई भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आसान लिख लीजिए, एक्सरे को जानते हैं। ठीक है, कि ये जो है आपका मेडिकल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बोन स्ट्रक्चर वगैरह को देखने में। ठीक है ना, हालांकि गामा रे भी यूज़ होता है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को देखने में। ठीक है ना, तो कोई भी 2 इजीली लिख देते हैं। जैसे एक लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, नंबर 1 यूज़ में आपको पूछा था तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है, एक्सरे का जैसे आसान होता है तो क्या लिखिएगा, एक्सरेज आर यूज्ड, ठीक है, इन
इमेज, ठीक है, इन इमेज बोन स्ट्रक्चर, जो हम लोग जो आप करवाते रहते हैं ना, एक्सरे हमें करवाना पड़ता है, कुछ टूट गया हड्डी देखने के लिए, ठीक है। तो बोन स्ट्रक्चर जो है इसको देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक जो दूसरा है वो आप ये लिख दीजिए आसान वाला, कि जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह में यूज़ करते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव आजकल तो माइक्रोवेव ओवन चला हुआ है, ठीक है। तो ये यूज होता है किसमें, आर यूज्ड इन ओवन, और ओवन में आप क्या करते हैं, खाना वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है। रडार में भी करते हैं इसका यूज़, ठीक है, ओवन, रडार, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये दो यूज़ लिखेंगे, बहुत सारा इसका यूज़ होता है, ठीक है। गामा रे का यूज़ बैक्टीरिया जो है मतलब के एनालिसिस में करते हैं। अल्ट्रावायलेट का यूज़ जो है हम लोग, ठीक है, जैसे फ्लावर वगैरह में क्या होता है कि जो उसका पैटर्न वगैरह होता है उसका देखने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट का यूज़ जो है वो जाहिर सी बात है कि विजिबल है, तो हम लोग जो भी देखते हैं तो उसको विजिबल लाइट वाले वेव को ही देख पाते हैं, ठीक है। फिर रेडियो वेव का यूज जो है रेडियो में, टेलीविज़न वगैरह में किया जाता है। तो इजी कोई भी दो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको तो एक बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेव क्या होता है, ठीक है, ये बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है, हम लोग सेट 4 में इसको कर चुके हैं और आप आई होप उसको नोट किए होंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जा करके वहीं से आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान होता है। अच्छा, फिर आपको रिलेशनशिप निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ में, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। देखिए हम लोग जो है ये निकालते हैं ना, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि लेमडा इज इक्वल टू जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है, ठीक है, डी ब्रोगली का, वो होता है h/p, ये लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, h बाई क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं h/mv भी लिखते हैं, ठीक है, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए ये h तो है ही, अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे अगर हम mv को हटा दें, ठीक है, तो mv को हटा के हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हम लोगों का, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा बढ़िया से, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में अगर लिख दें क्या, काइनेटिक एनर्जी ke और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mv², ठीक है। अब और देखिए अगर हम दोनों तरफ m से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 2mke क्या हो जाएगा, m²v²। तो यहाँ से आप देखिएगा कि इधर अगर आप रूट लगा देंगे 2mke में, यानी काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m में, तो ये क्या हो जाएगा, ये mv हो जाएगा। तो mv को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2mke, ke क्या है, ke है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर बी भी आपका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी नंबर में आपका एक न्यूमेरिकल है, बोलता है व्हाट वुड बी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसेसिंग, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट है, एच का वैल्यू भी दिया हुआ है और एम का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको वेवलेंथ निकालना है, यानी आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुटअप कर देना है। तो पुटअप कर दीजिएगा तो आपका काम यहाँ पे आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए हम लोगों का क्या आंसर आएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो देखिए, ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, सारा वैल्यू को पुटअप कर देना है यहाँ पे। तो ये चूँकि लेमडा इक्वल टू हमारा h बाई इतना होता है, तो लेमडा हमको निकालना है। तो चलिए h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। देखिए ये जूल में दिया है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो हमको काइनेटिक एनर्जी को भी जूल में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, क्या गिवन है आपका, क्या काइनेटिक एनर्जी है आपका 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इसको बदलेंगे जूल में तो क्या करेंगे, 100 इंटू 1.6 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 1.6 10⁻⁻17 जूल, ठीक है ना। -19 है, यहाँ पे पावर 2 इसका ऐड हो जाएगा। तो नीचे में हो जाएगा 2, ठीक है। m का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया, ये 1.6 10⁻⁻17, ठीक है ना।
अब इसको हमको सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा। तो 6.6 है, 10⁻⁻34 है, ठीक है। अब यूनिट ऊपर नीचे सारा स्टैंडर्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, 9 है तो 9 2 जा 18 कर दीजिए, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो 18.2 लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 हो जाएगा। और 10⁻31 और -17 कीजिएगा, तो दोनों पावर निगेटिव है तो ऐड होकर के क्या आ जाएगा, -31 और -17 -48 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लेमडा का वैल्यू आ जाता है नीचे 18.2 और 1.6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 16 दूना 32 होता है, ठीक है। और फिर आपका 16 × 8 128 हो जाता है ना। तो 128 और 3 कितना हो जाएगा, 131, ठीक है। फिर 3 बच गया, 16 का 16 और 3 19, तो 19.12 आ रहा है, ठीक है। ओके, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से तो हम लोग इसका ऐसे ले लेंगे, ऊपर में 6.6 है, 10⁻⁻34 है, ठीक है। नीचे में इसको ले लेते हैं क्या, 19.12, ठीक है। और इंटू ये 10⁻⁻48 को बाहर करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19.12 का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा ये, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट में अगर आप देखिएगा तो 19.12 का स्क्वायर रूट हमारा देखिए कितना आ जाता है, देखते हैं, ठीक है, निकलता है। तो ये देखते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसको अबाउट में ले लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, 6.6 कर लीजिएगा, 10⁻⁻34 -24 को करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, -10 बचेगा। और नीचे में जो है ये आपका 4 लगभग 2 या 3 आएगा, ठीक है ना, 4.2 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं 4.2 है, ठीक है। और नीचे में 4.2 है, और ऊपर में क्या है हम लोगों का, ऊपर में है 6.6। तो इसको सोल्व कीजिएगा, समथिंग अबाउट आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर करते हैं तो 1.2 करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का चूँकि 10 टू द पावर कितना बन रहा है, -10 बन रहा है, तो ये आप जो है एंगस्ट्रॉम नोट में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। बोलता है व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बाय ड्राइंग दी सर्किट डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म इट, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, हम लोग इसको पहले सेट्स में कर चुके हैं, हम आपको दोनों दिखा चुके हैं, ठीक है। हाफ वेव भी दिखाए हैं आपको हम, और फुल वेव भी दिखाए हैं। और ये भी आपको हम बोले हैं कि ये दोनों बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। हाफ वेव में सिर्फ हाफ साइकिल पर आउटपुट मिलता है, और फुल वेव में आपको फुल पे मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंस भी दिखाए हैं, फिगर भी। तो पुराने सेट्स में ये आपको सेट 1 2 में था ये, तो अब जा करके वहाँ से ज़रूर इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, अगर नोट किए होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट इज़ इतना, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल दिया है, और न्यूमेरिकल हम लोगों को पसंद होता है क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चूँकि आई का जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ऐसे होता है ना, I0 sin ω t होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो I0 कितना है, तो I0 आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका है 200 पाई, ठीक है ना। तो बोलता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो चूँकि क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f, ठीक है। तो ये 200 पाई हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल कर दीजिएगा, तो f हो जाएगा आपका 200/2, यानी आपका 100 हर्ट्ज आ जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो फ्रीक्वेंसी था वो आपका निकल गया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। नंबर 2 बोलता है आपको पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, पीक वैल्यू हम जानते हैं कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है हमारा, ठीक है, वो होता है I0 को ही बोलते हैं पीक वैल्यू। तो I0 कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 20, तो 20 एम्पियर हो गया, ठीक है। नंबर 3 आपसे पूछा है RMS, तो IRMS क्या होता है, तो ये होता है मेरा I0/√2, ठीक है। यानी 20/√2 कर दीजिएगा,
और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नीचे में कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10√2 एम्पियर लिख सकते हैं। देखिए कितना जल्दी बन गया, पलक झपकते आपसे बन गया। इस तरह का सस्ता क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है उसको ज़रूर बनाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बोलता है व्हाट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, और फिर बोलता है कि स्टेट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए ब्रेविस्टर्स लॉ को, ठीक है। तो ये बुक देखिए आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये सब डेफिनेशन, तो बहुत सिंपल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पोलराइजेशन क्या होता है लाइट का, और ब्रेविस्टर्स इसके रिलेटेड में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी है, लेकिन आपको यहाँ पे चूंकि सिर्फ डेफिनेशन पूछा है पोलराइजेशन का, 1 नंबर के लिए पूछा है, आप देख रहे हैं, और सिर्फ आपको ये लिखना है कि पोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है, पोलराइजेशन, ओके। तो पोलराइजेशन देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है क्या होता है, यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे, इफ़, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, चलिए अब दिख रहा है आपको, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, इफ़ एनी डिवाइस द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी अगर किसी डिवाइस के यूज से हम ऐसा कर सकें कि जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिक्स कर दें, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, है ना, जिसमें वेव मेरा प्रोपगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वाइब्रेशन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिक्स कर दें, तो लाइट क्या कहलाएगा, तो लाइट कहलाएगा आपका पोलराइज्ड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ समझने के लिए कि क्लियरली इन ए पोलराइज्ड वेव द वाइब्रेशन ऑफ फील्ड वेक्टर आर सिमेट्रिक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। जिससे यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक पोलराइजेशन आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ द वेव बी प्रोपगेट इन जेड एक्सिस चूजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड द वाइब्रेशन ऑफ फील्ड वेक्टर आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। यानी अब अगर आपका जेड एक्सिस में वेव प्रोपगेट कर रहा है तो डेफिनेटली जो पोलराइजेशन है, जो वाइब्रेशन है, वो आपको एक्स में दिखाना है या तो वाई में दिखाना है, ठीक है ना। तो आपका वेव क्या कहलाएगा, पोलराइज कहलाएगा, ठीक है। तो इतना ही लिखना था। तो आप थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए नॉलेज में, बट वो लिखना है तो उतना ही लिखिएगा। देखिए ये है अनपोलराइज लाइट, देख रहे हैं ना। अनपोलराइज लाइट में क्या होता है, जो बीम होता है, ठीक है, वो ऑल द डायरेक्शन में टेक प्लेस करता है। मतलब ये देखिए वेव इधर प्रोपागेट कर रहा है तो ये ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जा रहा है लाइट, तो ये अनपोलराइज्ड है, ठीक है। इसको कोई किसी पोल की तरफ हम खास फिक्स नहीं किए हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड, ठीक है। जबकि देखिए ये जो है इसको देखिएगा, ये इसको देखिएगा, तो इसमें क्या है कि जो आपका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो प्रोपगेशन के जस्ट परपेंडिकुलर हो रहा है, फिक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। या इसको भी देखिएगा तो सिर्फ जो है पॉइंट वाइज स्फेरिकली एक डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है। तो इस जो है तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है, समझने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप नॉलेज में ऐड कर सकते हैं, बट अभी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आपसे पूछा है ब्रेविस्टर्स लॉ, ठीक है। तो देखिए पहले समझ लीजिए कि ब्रेविस्टर्स का एंगल क्या होता है। तो ब्रेविस्टर का एंगल होता है, ठीक है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए क्या है, ब्रेविस्टर्स फाउंड दैट द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल। यानी ये जो पोलराइजेशन का जो आपका फिनोमेना है, ठीक है, वो क्या होता है, उन्होंने ये देखा कि ये इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज द then for a particular value of angle of incidence IP the reflected light is completely plane polarized, ठीक है। किसी खास वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस IP पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाता है, जिसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये है आपका अनपोलराइज, ठीक है, अनपोलराइज। तो अनपोलराइज लाइट को क्या किया गया, इंसिडेंट किया गया, ठीक है। तो ये देखिए ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्लेन पोलराइज हो गया, देख रहे हैं ना, प्लेन पोलराइज हो गया है। अच्छा, ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे ये आपका है, ये है आपका प्लेन पोलराइज, ठीक है। वाइल रिफ्लेक्टेड लाइट स्टिल पार्शियली पोलराइज, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका पार्शियली पोलराइज है, ठीक है। तो ये ब्रेविस्टर्स ने पाया कि खास एंगल ऑफ इंसिडेंस IP पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो प्लेन पोलराइज हो जाता है, और जो रिफ्रैक्शन होता है वो पार्शियली पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो दिस पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और ब्रेविस्टर्स लॉ। तो इसी को हम लोग पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं या ब्रेविस्टर्स लॉ बोलते हैं। ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है।
एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, ये ब्रेविस्टर्स एंगल पहले आप डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप ब्रेविस्टर्स इसके आगे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये थ्योरी मत लिखिएगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का बी नंबर, वो आप यहाँ से इसको लिखिएगा, फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसको लॉ लिख दीजिएगा, ये वाला ब्रेविस्टर्स का लॉ जो है, ठीक है। क्या है ब्रेविस्टर्स का लॉ, देखिए यहाँ पे ब्रेविस्टर्स का लॉ है कि इफ़ एन लिया गया है, ले सकते हैं, बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड आई पी बी द पोलराइजिंग एंगल, देन अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर्स, ब्रेविस्टर्स के हिसाब से क्या रिलेशन होता है कि जो एन है ना वो tan आई पी के इक्वल होता है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, tan आई पी होगा, ठीक है। तो यही है, इट इज़ कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल। यहाँ पे हम लोग आई पी को, ठीक है, जो आई पी है, आई के नीचे पी इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल, इट इज़ कॉल्ड ब्रेविस्टर्स लॉ। ये तो खैर ब्रेविस्टर्स का लॉ था, ठीक है, इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेविस्टर्स लॉ एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पी इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ब्रेविस्टर एंगल फॉर ग्लास इज 57 डिग्री एंड वाटर इज 53 डिग्री, ठीक है। एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है ब्रेविस्टर्स के इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रेविस्टर का प्रूफ भी है, लेकिन वो आपको अभी नहीं पूछा है, तो उसमें हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये प्रूफ जो है हम लोग को जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग देख लेंगे, बहुत आसान सा प्रूफ होता है, लॉलीपॉप प्रूफ है, बट अभी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम लोग इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या क्या करना है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है, यानी आपको सिर्फ जो पोलराइजेशन था, ठीक है, उसको डिफाइन कर देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लंबा लिखना है, चूँकि वो एक ही लाइन का है, एक ही नंबर का था। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको जो है ब्रेविस्टर्स का एंगल, ठीक है, ब्रेविस्टर का एंगल लिख करके आप लॉ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, चले। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या था। देखिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है हम लोगों का सेक्शन बी का 14 नंबर। अब कितना इजी है, देखिए न्यूमेरिकल तो वी लव न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, न्यूमेरिकल हम लोगों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टाइम कम लगता है और बनाने में मज़ा भी आता है। क्या है, बोलता है कि 25 सेंटीमीटर पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे बनाइएगा 14 नंबर को। आपको डायरेक्ट गिवन दे रखा है कि u जो है वो -25 है, ठीक है, सामने रखा हुआ है। f जो है हमारा चूँकि कॉन्वेक्स लेंस है तो +20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको बोलता है पोजीशन ऑफ एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो पहला नंबर आइए बनाते हैं पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट v इज़ क्या, v इज़ इमेज डिस्टेंस। सपोज करते हैं कि v मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सिंस लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसमें 1/v को छोड़ दीजिए, ये +1/25 हो जाएगा इक्वल टू 1/20। यहाँ से बस v को सोल्व कीजिए, क्या आ जाता है 1/20 - 1/25, ठीक है। एलसीएम क्या बनेगा 100, ये आपका हो जाएगा 5 - 4 यानी 1/100, ठीक है। तो ये मेरा 1/v आ गया, तो v का वैल्यू क्या आ जा रहा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो v है मेरा, चूँकि ये पॉजिटिव है तो v मेरा दूसरी तरफ बनेगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे इमेज, ठीक है, इज फॉर्म्ड, ठीक है, एट 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। चूँकि ऑब्जेक्ट मेरा सामने था तो ये मेरा पॉजिटिव आया है, तो यानी ये पीछे की तरफ बन रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के उल्टा साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब बोलता है मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, ठीक है, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, तो m इज इक्वल टू होता है v/u, ठीक है। तो v हम लोग का देखिए 100 है और u हम लोगों का क्या था, u था हमारा -25, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। -4 का मतलब ये है कि 4 टाइम्स है बट इन्वर्टेड है, ठीक है। देयरफॉर क्या है, इमेज जो है वो क्या है, इज़ इन्वर्टेड, चूँकि वो निगेटिव है, निगेटिव साइन बताता है इन्वर्टेड है, ठीक है। एंड क्या है 4 टाइम्स, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके तुलना में क्या है 4 गुना बड़ा है, ठीक है। तो यही बहुत आसान हो गया, लॉलीपॉप था, ठीक है। देखिए हम लोग का सेक्शन बी भी पूरा हो गया।
तो आपको 5 ही बनाना है, तो कोई भी 5 बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको नंबर बिंदास मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक होने का डर नहीं रहता है, कुछ ज़्यादा थ्योरी भी नहीं रहता है। अगर आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा ये अच्छा आपके लिए रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे सेक्शन सी को हम लोग, ठीक है। देखिए सेक्शन सी का में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है, तो जो सबसे अच्छा लगे ना 5 में वही आप कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन लेंस मेकर फार्मूला है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आ जाएगा ऐसा हम गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए रिपीट भी कर रहा है इसमें, तो पहले हम इसको कर चुके हैं, तो सेट 3 या सेट 4 में ये था, ठीक है। तो आपने अगर उसका नोट बना लिया है तो ये आपका क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ से आप मेरा सारा सेट देखिए ना, 1 2 3 से लेकर के जो भी मैंने 4 सारा किया हुआ है, तो सब में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर जा रहा है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने उसको नोट किया होगा, ठीक है, तो आई होप आपको वो वहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, बोलता है हाइजेंस प्रिंसिपल को लिखिए, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है, सेट 1 में भी था ये। तो हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत आसानी से मैंने समझाया था, ठीक है, इस प्रिंसिपल को, तो इसको जा करके आप देखिए, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से निकाला था, आज जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है और पुराने सेट्स में वो आया हुआ भी था, ठीक है। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, चलिए देखिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम लोगों को एक जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लेना है, तो सपोज करते हैं कि जो हमारा ए बी है, आपको दिख रहा है ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी इंसिडेंट वेव फ्रंट लेते हैं, तो सपोज ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट एट एन एंगल आई, ये आपका आई एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस एम एन हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इफ भी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम एंड इफ आई रिप्रेजेंट, ठीक है, द टाइम, आई तो नहीं होगा, टी होगा, ठीक है, टी करेंगे रिप्रेजेंट किसको, टाइम को, टेकन बाय वेव फ्रंट टू एडवांस फ्रॉम द पॉइंट बी टू सी, ठीक है। अब आप समझिए, सपोज करते हैं ना कि बी से सी तक आने में, ठीक है, जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो टाइम टी है, ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इस मीडियम में, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, तो वो आपका v है, ठीक है। तो इस तरीके से जो vc होगा, तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर आपने वेलोसिटी को v सपोज किया हुआ है और टाइम को t, तो vt आपका क्या हो गया, bc का डिस्टेंस हो गया, सो bc इज इक्वल टू vt, ठीक है। In order to construct the reflected wave front, we draw a sphere of radius vt from the point A as shown in figure। अब देखिए अब करना क्या है, करना ये है ना कि देखिए चूंकि आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट आया और लौट गया, ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि ए बी मेरा जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये ए बी, ठीक है। तो जब बी सी तक पहुंच गया होगा, तो सी के पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, ये पॉइंट सी से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जो ए पे पहुंच चुका है तो वो अभी ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप समझिए जब बी मेरा सी पे पहुंचेगा तो टी टाइम में वी टी डिस्टेंस तय करेगा, तो उतने टाइम में ए तो रिफ्लेक्ट कर चुका होगा ना, क्योंकि ए पर तो पॉइंट आपका जो पॉइंट ए है वो तो आपका इंसिडेंट हो चुका था, बी इंसिडेंट होना बाकी है, बी आगे बढ़ा और सी तक पहुंचा, वी टी डिस्टेंस तय किया, उतनी देर में ए कहाँ पहुंच जाएगा, तो ए रिफ्लेक्ट करके कहीं पहुंचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी देखिए सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम में जितना बी सी डिस्टेंस तय करेगा उतना ही डिस्टेंस टी टाइम में ए ई तय करेगा, यानी वी टी ही तय करेगा। इसलिए हम वी टी का एक ये लेकर के, आर्क लेकर के, ठीक है, एक हम स्फेयर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये स्फेयर ड्रॉ किए, ठीक है, मान लीजिए, है ना, जिससे हम लोग करते थे 10th में, तो ये मोरा हो गया। तो अब ये जो पॉइंट ई है, ये जो पॉइंट सी है, इसको आप मिला दीजिएगा ना, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि वेव स्फेरिकल जो हमारा ये वेवलेट है, वेवलेट पर टेंजेंट क्या होता है, वो फ्रंट होता है, ठीक है। तो ये जो है स्फेयर, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वेवलेट, और उस पर जब डाल देंगे टेंजेंट, तो ये जो मेरा टेंजेंट है, ठीक है, तो ये टेंजेंट मेरा क्या कहलाएगा, द टेंजेंट ई सी, ये कहलाएगा आपका वेव फ्रंट कहलाता है, ठीक है। तो हमको जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट निकालना है,
तो वो EC बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है कि लेट CE रिप्रेजेंट द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू दिस स्फीयर, ऑब्वियसली AE और VC दोनों मेरा इक्वल होगा VT, ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया EC, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव AB बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस MN, AB एंड CE रिप्रेजेंट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम साइन I का वैल्यू निकालें तो देखिए ये अगर I है तो ये भी I होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC को हम लोग देखेंगे तो हमको साइन I क्या मिलेगा, साइन I हमको मिलेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो BC बाई AB, ठीक है। इसी तरीके से साइन R, तो ट्रायंगल आप ले लेंगे क्या, AEC, चूँकि ये आपका टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन R क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर AE बाई AC, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आप बस मोहब्बत से देखिए आराम से 1 और 2 को, ठीक है। एकदम आपका काम देखिए ख़त्म हो गया। क्यों, देखिए चूँकि है क्या, हम लोग ये देख रहे हैं कि AC तो आपका इक्वल है, ठीक है, और BC और AE भी इक्वल है, BC और AE भी इक्वल है। कहाँ से, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग जो है फ्रॉम 1 और 2 से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि चूँकि AC और BC मेरा इक्वल है, ठीक है, तो साइन I और साइन R क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि I और R क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना सिंपल है देखिए ना। तो ये सब क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, फिगर भी सिंपल है, एक्सप्लेनेशन भी सिंपल है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ठीक है। बोलता है 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखिए जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाए N टाइप में और P टाइप में सेमीकंडक्टर में, ठीक है। फिर IV डायग्राम भी खींचने के लिए बोल रहा है, किसका, फॉरवर्ड बेस जंक्शन का। तो देखिए पूरा क्वेश्चन हम लोग सेट 4 में किए हैं, ठीक है, सेट 4 में किए हैं। वहाँ पे जो थ्योरी था ना, तो थ्योरी जो है वो अगर आप लिख दीजिएगा, जो थ्योरी वहाँ पे किए थे, तो वो डिफरेंस बन जाएगा P टाइप में और N टाइप में, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से ही दोनों का डिफरेंस पता चल जाता है। और हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड का भी किए थे और बैक और रिवर्स का भी किए थे, ठीक है, दोनों का हम लोग जो है बेसिंग वाला फिगर किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे अभी आपको सिर्फ फॉरवर्ड वाला करना है, तो फॉरवर्ड वाला भी आपका आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है। आप जा करके सेट 4 से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोलता है कि एक्सप्रेशन निकालना है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना है, और फुल साइकिल के लिए आपको फिर RMS वैल्यू निकालना है, रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू निकालना है, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार है ना, और बहुत हम लोगों को अच्छा भी लगता है, चूँकि मैथ ग्राउंड से अगर हैं आप तो इंटीग्रेशन वगैरह करना आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो ये आपके लिए अच्छा चॉइस है ये सब इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं बगल में करता हूँ, ठीक है। देखिए जो हम लोगों का मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, तो ये पहले समझना ये ज़रूरी है यहाँ पे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरह का साइकिल में होता है, पॉजिटिव साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट क्या करता है, फ्लो करता है वन डायरेक्शन में, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को हम लोग देखते हैं जो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फुल साइकिल के लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो वो तो फिर कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल इज़ 0, ठीक है। तो फुल साइकिल में ये नहीं निकल सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ साइकिल में निकालते हैं, ठीक है। तो आप निकालेंगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर आप लिखेंगे, ठीक है, आई मीन यानी मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या, ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल वो क्या होता है, तो वो होता है आपका आई मीन इज इक्वल टू कितना, 2I0/π होता है, ठीक है। इसका वैल्यू ये होता है, खैर वो आपको 2I0/π ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको निकालते कैसे हैं देखिए, तो यार I0 इज़ द पीक वैल्यू, ठीक है। लेट अस फाइंड द रिजल्ट। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है। थोड़ा मैं इसको आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैंने आपको इसको जूम कर दिया है तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये मेन इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ से है। देखिए तो आई मीन जो हमको निकालना है, तो आई मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा आई dt बाई सिग्मा dt। तो यहाँ पे चूँकि कंटिन्यूस जो है सिस्टम है तो हम लोग इंटीग्रेशन से चलेंगे। तो हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या लेंगे, t/2, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए
जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो आपका t/2 होगा, ठीक है। और फुल साइकिल के लिए t होगा यानी पूरा टाइम, और हाफ के लिए आधा होगा। अब देखिए i का वैल्यू क्या होता है, तो चूंकि i का वैल्यू होता है हमारा I0 sin ओमेगा t, इसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अच्छा नीचे नीचे देखिएगा, अब फिर I0 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से t/2, और नीचे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t 0 से t/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं तो I0 बाई ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये माइनस को। चलिए अब लिमिट डालिए, पहले ऊपर का लिमिट डालेंगे तो ओमेगा t/2, फिर नीचे का लिमिट डालेंगे तो cos 0 डिवाइडेड बाई यहाँ से 0 से t/2 के लिए इंटीग्रेशन का वैल्यू t/2 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, तो इसको 2I0 बाई ओमेगा टी लिखेंगे इन दोनों को मिला करके, ठीक है। और अंदर में cos ओमेगा टी और cos 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, 2π/t होता है, ठीक है, ये जानते हैं हम लोग, है ना। तो WT का वैल्यू क्या है, 2π है, ओके। तो यहाँ पे हमको WT/2 चाहिए, तो WT/2 क्या हो जाएगा, सिंपली पाई हो जाएगा। तो आई मीन क्या आ जाने वाला है आपका, यहाँ से फिर देखिएगा तो -2I0 बाई, ठीक है, 2π ओमेगा टी का वैल्यू 2π डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे पाई आ गया। तो अब देखिए ये आपका 2 कैंसिल हो गया, cos पाई -1 होता है, तो -1 -2, तो वैल्यू आपका 2I0 बाई पाई आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कितना आसान है, तो इस तरीके से आपको करना है पहला पार्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, जो हमारा क्या था, जो हमारा था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, वो देखिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ करंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो RMS वैल्यू चूँकि ये आप देख रहे हैं कि आप स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर करके फिर आप उसका मीन निकाल रहे हैं, और फिर उसका आप क्या कर रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। तो तरीका से याद रखिएगा, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है, पहला काम, दूसरा काम उसका मीन, और तीसरा काम उसका रूट। तो स्क्वायर करने का मतलब है कि आई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, मीन का, अच्छा आई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आई स्क्वायर होने के बाद फिर हमको उसका मीन निकाल देना है, ठीक है। जब हम लोग मीन निकालेंगे तो यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इस पूरे का हमको रूट लेना है, RMS। तो रूट का मतलब ये होता है कि हम इस पूरे को लास्ट में रूट में निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले समझिए अच्छा से। तो चूँकि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इसलिए फुल साइकिल के लिए काम कर जाएगा, चूँकि जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव और निगेटिव जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से क्या होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही मिलेगा, नीचे वाले का भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये काम कर जाएगा फुल साइकिल में, ठीक है। तो ये फुल साइकिल के लिए पॉसिबल है। तो देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू का मीन का स्क्वायर रूट ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ओवर फुल साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाई IRMS, ठीक है। तो उल्टा पढ़ते हैं, याद रखिएगा, है ना, स्क्वायर का मीन, मीन का रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन के बाद स्क्वायर वैल्यू अलग है, ठीक है, को हम लोग क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए आई का वैल्यू ये होता है, तो स्क्वायर करने से ये हो गया। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन का मतलब है कि इसका मीन निकालना है, ठीक है, यानी इसका मीन निकालना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, ओवर फुल साइकिल। तो ये होता है 1/2। कैसे होता है 1/2, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सिंस देखिए, अगर आप मैथ के बच्चे नहीं हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा सिंपली, और इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, नीचे में। लेकिन अगर मैथ के हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए मीन का मतलब होता है, इसको हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे किया जाता है ना। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम 1/2 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे, फिर ये फार्मूला बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का होता है थीटा और cos थीटा का होता है sin 2 θ/2। यहाँ पे वही काम करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को देखिए 1/2 से बाहर कर दिए, नीचे वाला का तो पूरा टाइम से टी आ जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा फिर -2 ऊपर में आ गया, 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, तो ये चला आया, देखिए ये टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद लिमिट डालिएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन dt होता है, तो उसके लिए उसका इंटीग्रेशन सिर्फ t होगा, माइनस इसका हो जाएगा sin 2 ओमेगा t/2 ओमेगा, इस फॉर्मूला से, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 ओमेगा आपका कांस्टेंट है ना।
अब पूरा लिमिट डालेंगे, तो देखो लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि साइन, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिमिट आप देखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि साइन 2 ओमेगा टी, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि साइन 2 ओमेगा टी कितना होता है, ओमेगा टी 2 पाई होता है, हम लोग देखे थे ऊपर में। तो साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म आपका अंडर लिमिट 0 हो जाएगा फुल साइकिल में, ठीक है। तो ये फुल साइकिल में 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ टी। तो टी का लिमिट कैपिटल टी होता है, तो कैपिटल टी डाल दिए तो 1/2 प्रूफ हो गया ना। तो ये हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए कि मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर फुल साइकिल क्या होता है, 1/2 होता है। अब आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है, तो देयरफॉर क्या हो गया, आई स्क्वायर मीन का वैल्यू क्या आ गया, आई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1/2, इसका वैल्यू 1/2 डाल दिए, तो यानी आई नोट स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आरएमएस करना है, तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है इसका रूट लगाना पड़ेगा फाइनली, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लगा देंगे आरएमएस के लिए, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आई नॉट आ जाएगा, नीचे में √2 आ जाएगा, प्रूव्ड हो गया। यही तो होता है ना आरएमएस, ठीक है, ओके। तो स्क्वायर से रूट हट गया, नीचे में √2 आ गया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, और ये भी होता है VRMS इसी तरीके से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है एग्जाम में, एग्जाम पर्पज से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसके बाद, ठीक है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेक्शन का, वो है कि आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम खींचना है, ठीक है। जब फाइनल इमेज आपका कहाँ बनता हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता हो, सिर्फ डायग्राम खींचना है 3 नंबर के लिए, ठीक है। बहुत इजी है। और फिर दूसरा में आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है जब फाइनल इमेज आपका वही लीस्ट डिस्टेंस पे बनता हो, तो ये फिर 2 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो रहा है, पहले हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर हम आपको एक बार दिखा देते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डायग्राम दिखाए थे, तो अभी इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। देखिए मेनली जो टेलीस्कोप हमसे पूछा जाता है ना, तो वो टेलीस्कोप क्या होता है, वो होता है रिफ्रैक्टिंग, याद रखिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग तो अलग तरह का चीज़ है, वो नहीं पूछा जाता। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही होता है, ठीक है। तो उसका फिगर देखिए आपको बनाना था, तो फिगर आप ऐसे बनाइएगा। हाँ, आप देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि चूँकि हम लोग काफ़ी दूर का चीज़ देखते हैं इसमें, प्लैनेट स्टार्स वगैरह को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज़ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इसको आप बोल सकते हैं। क्या है ये है आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, काफ़ी दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव लगा हुआ रहता है, देख रहे हैं, ठीक है, और फिर आपका लगा हुआ रहता है आई पीस। तो आपको दिख रहा है कि आई पीस थोड़ा छोटा फोकल लेंथ का है और आई ऑब्जेक्टिव बड़ा फोकल लेंथ का होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आई पीस है, साफ साफ अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो पहला जो इसका प्राइमरी इमेज बनेगा वो बनेगा ये उल्टा, ठीक है। क्या बन रहा है, ये बन रहा है, आप देखिएगा तो A', B', ये क्या है, ये जो इमेज बन रहा है ये आपका है A', B', ठीक है, ओके। अच्छा, इसका जो फाइनल इमेज है वो बनेगा आपका यहाँ पे, जो आपका है A', और नीचे में आपका B', ऐसे A', B', ये हमारा फाइनल इमेज है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो है बोलता है कि ये बनेगा कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल D पे, ठीक है ना। और FO है तो ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, चूँकि इन्फिनिटी से जो रे आता है तो वो फोकस पे करता है, तो ये जो पोजीशन है A', B' का वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, F0। और इसका फोकल लेंथ कहीं पे होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका है FE है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा देखिए F0 है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे इमेज बन रहा है A', B' प्राइमरी, ठीक है। और ये जो है UE है, UE का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो आई पीस के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यही फिगर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो करना है हम लोगों को, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए टेलीस्कोप के बारे में लिखा हुआ है, F0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन होता है M, वो क्या होता है, वो होता है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई और एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट एन आई, यही ना होता है। यानी क्या होता है, सिंपली M होता है आपका बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए बीटा और अल्फ़ा दोनों यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जैसे बीटा कहाँ पे बन रहा है हम लोग देखेंगे तो ये मेरा बीटा है, ये दिस इज़ बीटा, ये बीटा, और अल्फ़ा कहाँ पे है, तो ये है हम लोगों का
अल्फ़ा, मतलब ये भी अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो और बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर आप देखिएगा ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल देखिए ये बन रहा है हमारा बीटा के लिए, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये है ए डैश, ये है बी डैश और ये है मेरा बीटा, ठीक है। तो tan बीटा यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और बाई ये है मेरा C2, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर फॉर आई पीस, ठीक है। तो C2 ए डैश आ जाता है, ये tan बीटा हो गया। और tan अल्फ़ा अगर निकालेंगे तो tan अल्फ़ा के लिए देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। तो tan अल्फ़ा के लिए देखिए ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे छोटा है और ये ऐसा है, ये अल्फ़ा है। तो अगर इसको हम देखें तो ये C1 है, ये है हमारा ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो tan अल्फ़ा आपका यहाँ से ये बन जाएगा ए डैश बी डैश बाई C1 ए डैश, ठीक है। तो फॉर ए स्मॉल एंगल, जो कि बीटा बाई अल्फ़ा मेरा क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीटा बाई अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan बीटा बाई tan अल्फ़ा हो जाएगा। फिर आप वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, देखिए डाल दिया गया है, तो ये ऊपर वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये बचता है, ठीक है ना। आप देखिए C1 ए डैश क्या है, तो हम लोग ऊपर देखें फिगर में कि C1 ए डैश मेरा F0 के बराबर है, और C2 ए डैश क्या है, तो ये मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है फॉर आई पीस, तो ये माइनस UE हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे डाल दिएंगे, ठीक है। तो हमारा F क्या आ जाएगा, F हमारा ये आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आई पीस के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो आई पीस के लिए फोकल लेंथ FE है, V VE है माइनस में, और U माइनस में UE है। तो अगर हम लेंस फार्मूला यूज़ करें तो लेंस फार्मूला ये होता है, वैल्यू F का पुट कर दीजिए, V का पुट कर दीजिए, U का पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1/UE को जब हम अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/VE प्लस 1/FE, ये इधर चला आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 1/FE को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हम लोग देख रहे हैं कि जो सिंपली है वो क्या है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन हम लोग ये देखते हैं कि वो होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, यानी M0 इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, आपका हो जाएगा -F0, ठीक है। और हमारा जो अभी आई पीस का आया है, तो आई पीस का मतलब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे पुट कर देते हैं वैल्यू को, वैल्यू देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर में काम कीजिए, जिससे आपका ये वैल्यू ये आ गया ना, इसको आप 1 कर लीजिए, ठीक है। तो यूजिंग 1 करेंगे हम लोग, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, F0 बाई माइनस UE, यही था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा UE का जो वैल्यू आया वो हम पुट कर देते हैं, तो -F0 बाई ये पूरा वैल्यू आया है, तो इसको यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा FE और 1 प्लस FE बाई VE, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, देखिए हम इधर लेके चल रहे हैं ना, इधर मत लिखिएगा, ठीक है। ये हटाइए, इसको, इस सबको हटाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप m को बोल सकते हैं कि ये भैया मेरा क्या है, तो ये लाइक दैट मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और ये मेरा मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है, जैसा हम लोगों का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए आपसे जो पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया है, m हमारा क्या आ गया, m हमारा आ गया सिंपली F0 बाई FE, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ऐसे कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, ये हम लोगों का बन गया रिजल्ट, ये हम लोगों का मेन रिजल्ट है, ठीक है। ये तो अब आपको बोलता है, केस यहाँ पे दिया है कि अगर फाइनल इमेज मेरा कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग जो VE है, यानी इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस, उसको D लेंगे, ठीक है। तो VE को क्या ले लेंगे, D, तो D पुट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर आपका जो m का वैल्यू है वहाँ पे VE के जगह पे D पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहीं तक आपको एग्जाम में बोला है, तो एग्जाम में आपको यहीं तक करना है, ठीक है ना। अभी जो सेट 5 में क्वेश्चन था वो यहीं तक था, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक केस और समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा बोलता है कि जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अभी नहीं पूछा है लेकिन आपसे पूछ सकता है, तो अगर ये चीज़ पूछता है, ठीक है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो VE हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो VE अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो m का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए -F0 बाई FE था वैल्यू, ठीक है। और क्या था ऊपर में देखिएगा, तो और था आपका 1 प्लस FE बाई D, 1 प्लस क्या था FE बाई VE,
अगर वी ई मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहाँ से 1/VE क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी FE/VE भी निकालिएगा तो वो भी 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो क्या बचेगा, -F0 सिर्फ FE बचेगा, m का वैल्यू, ठीक है ना। और जो बीच का जो डिस्टेंस है अब ये आ जाएगा, जिसको हम लोग ट्यूब डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, F0 + FE। तो ये ट्यूब डिस्टेंस अभी आपसे पूछा नहीं है, ट्यूब डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो खैर अभी आपको यहीं तक, ये अलग से, ये अभी नहीं पूछा है, ठीक है, ये अगर पूछेगा तो, हाँ अभी ये नहीं पूछा है। देखिए इस तरीके से हम लोगों का सारा सेट पूरा हो गया है। तो आई होप आपने पूरा एंजॉय किया है सारे सेट्स को। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए बहुत कम टाइम है, तो फिजिक्स का दोनों टर्म का, टर्म 1 का टर्म 2 का, दोनों का 5 सेट आप कर लीजिए। हम बता रहे हैं कि आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा। लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। मैथ का क्वेश्चन भी मत छोड़िए, मैथ का भी सारा हम आपको दिए हुए हैं, टर्म 1 टर्म 2 का। आप कीजिएगा क्या ना, मेरा जो चैनल जहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना, AS अटारी स्टडी सेंटर, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा ना तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा। जाते होंगे आप चैनल पे जा करके ना, जो प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आप जब जाइएगा ना तो आपको जैग JCERT ऐसे करके आपको फिजिक्स का लिखा हुआ होगा, पूरा सेट आपको एक जगह मिल जाएगा। मैथ का आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ 12 का ही नहीं बल्कि हम पूरा 10th का भी बना करके दिए हैं। तो अगर आपके भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनको भी आप दीजिए। तो काफ़ी हेल्पफुल है मेरा ये, और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 100 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। 100% मार्क्स आ गया, आपका लाइफ काफ़ी सक्सेस कर जाएगा। इसलिए कि जो क्लास 12 होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। तो मेरी जो है बेस्ट विशेज़ आपके साथ में, आप अच्छे से सक्सेस कीजिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा सा दिल लगाइए, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है, इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।